अब आते हैं स्टूडेंट्स साइबर क्राइम जो होते हैं अगेंस्ट दी वुमेन, इसके बारे में थोड़ा सा आप डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक बहुत ही सेंसिटिव है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर वुमेन के इश्यूज को साइबर क्राइम से लिंक करके यूपीएससी आपको एक ही टाइम पर दो टॉपिक्स को कन्वर्ट करके क्वेश्चन बना सकता है। मेंस का ये क्वेश्चन आराम से बन सकता है, इट्स हाईली पॉसिबल। मान लीजिए वुमेन के ऊपर अगर क्वेश्चन आता है, उनकी वल्नरेबिलिटी पर क्वेश्चन आता है, या वुमेन के इंडिया की सोसाइटी में क्या इश्यूज चल रहे हैं उस पर क्वेश्चन आता है, तब भी साइबर क्राइम जो वुमेन के अगेंस्ट हो रहा है, जो नए तरीके का फॉर्म ऑफ क्राइम पिछले 10 सालों में निकल करके आया है, इसको आप एक सिंगल पॉइंट बना करके आएंगे तब, और उस पॉइंट की भी वैल्यू होगी, एक नंबर आपको एक्स्ट्रा मिल सकता है उस पर। ठीक है, चलिए इसको डिस्कस करते हैं, साइबर क्राइम अगेंस्ट दी वुमेन। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगेंस्ट दी वुमेन अलग अलग तरीके के साइबर क्राइम्स होते हैं, जैसे कि साइबर स्टॉकिंग होता है, जैसे कि उनको डिफेम करने की कोशिश होती है, उनकी पिक्चर्स को मॉर्फिंग करी जा सकती है। उसको मॉर्फिंग करने का मतलब हो गया कि फोटोग्राफ किसी और की है, बॉडी किसी और की है, और उसको मॉर्फिंग कर करके क्या कर दिया, किसी की इमेज को टार्निश करने की कोशिश हो रही है। जनरली ऐसा पर्टिकुलरली देखा गया है सेलिब्रिटीज के साथ। इसमें जो पर्टिकुलर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके डीप फेक्स नाम की एप्लीकेशन है, ये इसी तरीके से पोर्नोग्राफी को प्रमोट करती है, लोगों की इमेज को जहां पर टार्निश करती है, और पिक्चर्स लोगों की मॉर्फ होना, गर्ल्स की मॉर्फ होना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू है। ट्रोलिंग होती है, अगर वो कुछ लिख देते हैं तो उस पर ट्रोलिंग होती है अलग अलग सोशल मीडिया के चैनल्स पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। साइबर पोर्नोग्राफी ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, एंड इसके बहुत से एग्जांपल हैं जहां पर वुमेन ने अपने जो है, यहाँ पर बहुत सी गर्ल्स होती हैं वो सुसाइड कर लेती हैं जस्ट बिकॉज कि उनकी इमेज यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा टार्निश हो जाती है और गलत तरीके से उनकी फोटोग्राफ सर्कुलेट होती है। ये एक अपने आप में बहुत बड़ा एक क्राइम है। मैं इसके एग्जाम्पल दूं तो एक एग्जाम्पल बीच में आया था जहां मुस्लिम वुमेन्स की फोटोग्राफ्स को इंटरनेट पर सेल किया जा रहा था। दिस वॉज वन ऑफ द साइबर क्राइम्स। एक साइबर क्राइम जिसमें मैंने आपको पहले ही बताया, बॉयज लॉकर करके एक ग्रुप था बॉयज का, एंड दे यूज टू टॉक इल अबाउट द गर्ल्स एंड वुमेन, एंड देन दे वर ऑल्सो कॉट। देन ब्लैकमेलिंग होती है, और इसमें क्या होता है कि जो पर्टिकुलर टीनेजर्स होते हैं वो ज़्यादातर इसके शिकार बन जाते हैं, एंड दे आर नॉट अवेयर समटाइम्स, एंड इस तरीके की प्रॉब्लम्स इश्यूज ऑलरेडी हैं, और ये अब मैं डाटा आपको दूंगा एंड यू विल बी शॉक टू नो ये क्राइम्स इस तरीके के बढ़ रहे हैं। ध्यान से देखिए, ये पर्टिकुलर डाटा 2019 के रिस्पेक्ट में है, जहां पर टोटल जो साइबर क्राइम्स का इंक्रीज हुआ है, नंबर साइबर क्राइम्स इंक्रीज हुए हैं सोसाइटी में, ये इंक्रीज हो चुके हैं बाय 18.4%। और ये डाटा मैं किसका दे रहा हूं आपको, एनसीआरबी का डाटा दे रहा हूं, दैट मींस नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो अपना डाटा निकालती है, उनके हिसाब से 2019 से साइबर क्राइम्स में इंक्रीज हुआ है 18.4% 2000 पीछे के कंपैरिजन में। लेकिन वो ये कहते हैं नंबर ऑफ साइबर क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, it has gone up by 28%। तो ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस इशू है। एनसीआरबी का ये डाटा है, आप चाहें तो एग्जाम में इसे कोट करिए, बिल्कुल बेधड़क, कोई दिक्कत नहीं है। अब स्टूडेंट्स इसमें क्या है कि 2021 के हिसाब से देखें तो कर्नाटका नंबर 1 पे आया, जहां पर साइबर क्राइम सबसे ज़्यादा किसके अगेंस्ट हो रहे हैं, वुमेन के अगेंस्ट हो रहे हैं, तो कर्नाटका नंबर 1 पे है। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र आता है, और तीसरे नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश। ये भी डाटा है। इसमें ये भी बातें बोली हैं कि भाई कन्विक्शन रेट जो है, जो डाटा ये कहता है कि कन्विक्शन रेट जो है ये भी बढ़ गया है, ये भी इंक्रीज कर गया है। इसमें 10.8% कन्विक्शन रेट था 2019 में, तो ये 35.2% तक हो चुका है अब 2021 में। तो ये बहुत अच्छी बात है, इस चीज़ को आप कोट करिए। लेकिन जिस मैग्नीट्यूड पर हम कहते हैं कि भाई केसेस बढ़ रहे हैं, वो भी अपने आप में खतरे की बात है। टाइप्स ऑफ जो फ्रॉड है जो वुमेन के अगेंस्ट हो रहे हैं, मैं अगेंस्ट सिर्फ वुमेन, स्पेसिफिक टू वुमेन बात कर रहा हूं,
इसमें सबसे पहला नंबर पे तो फिर वो जो फ्रॉड हैं वो कैसे हैं, ये तो जो है जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ हैं रिस्पेक्ट टू इकोनॉमिक रीजंस, उसका नंबर सबसे ज़्यादा है। दूसरे नंबर पे जिस तरीके के साइबर अटैक्स हो रहे हैं वुमेन के ऊपर, वो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के हैं। और तीसरा जो नंबर है, तीसरा जो नंबर ऑफ केसेस जो रिपोर्ट होते हैं अलग अलग तरीके के साइबर क्राइम के, वो एक्सटॉर्शन के हैं वुमेन के अगेंस्ट। तो वुमन को सबसे ज़्यादा तो यहाँ पर केसेस जो बनते हैं वो इकोनॉमिक रीजंस की वजह से बनते हैं, भाई पैसे ठगने के। दूसरा जो बन रहा है वो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का, और तीसरा बन रहा है एक्सटॉर्शन का। तो ये टोटल जो भी आपके क्राइम्स हो रहे हैं साइबर क्राइम्स, उसमें वुमेन के अगेंस्ट जो हो रहा है उसकी सीक्वेंस है 1 2 3। इसमें एक्सटॉर्शन का मतलब यही है कि भाई उनसे पैसे मांगे जाते हैं, उनसे जो है उनको बताया जाता है कि भाई आपके जो ये पर्टिकुलर फोटोज़ हैं, ये आपके फ्रेंड्स में, जानने वाले कॉन्टैक्ट्स में जो भी नंबर कॉन्टैक्ट्स के हैं उनके साथ शेयर कर दिए जाएंगे, आपकी इमेज टारनिश होगी। तो ये एक्सटॉर्शन, उसके लिए फिरौती दो, पैसा दो। सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के टाइप्स मैंने आपको यहाँ बताई दिए हैं। इसमें एक वर्ड आता है जैसे साइबर स्टॉकिंग। तो कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर स्टॉकिंग का मतलब ही क्या होता है, यही नहीं पता हमें। देखो स्टूडेंट्स, स्टॉकिंग एक जो वर्ड है इसका मतलब है सिंपल हैरेस करना। हैरेस करना विद अनवांटेड एंड ऑब्सेसिव अटेंशन। मतलब बार बार एक ही बात को बोलना, थ्रेटन करना, कुछ ल्यूड कमेंट्स देना। तो ये क्या है, अनवांटेड है। चाहती नहीं है कोई फीमेल की ऐसे करके कोई उसको बात भी करे, लेकिन वो बार बार आके आदमी जो है, कोई पर्सन, कोई बॉय, कोई रिश्तेदार, कोई और दूसरी लड़की भी, या कोई किसी बच्चे को लेकर के, किसी चाइल्ड को लेकर के कोई दूसरा पर्सन, आई एम सेइंग कि अननेसेसरली अनवांटेड तरीके से ऑब्सेसिवली अटेंशन देते रहना और कुछ ना कुछ चीज़ों पर थ्रेटन करना, उसको हम बोलते हैं स्टॉकिंग। और जब ये साइबर वर्ल्ड पे हो रहा है तो वर्ड हो जाता है साइबर स्टॉकिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप ये आपको एटलीस्ट 5 पॉइंट समझ में आए, डाटा समझ में आया। साइबर क्राइम अगेंस्ट वुमेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मस्ट। अब जब साइबर क्राइम पढ़ रहे हैं तो पूरी तरह से पढ़ेंगे, इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए। ठीक है, इनफैक्ट टीनेजर्स के रिस्पेक्ट में भी आपसे पूछा जा सकता है, तो वहाँ भी अब टीनेज गर्ल्स की बात आएगी। यहाँ पर आप देखिए कि मैंने डाटा में 20 साल के बच्चे, 21 साल के बच्चे, इनके बारे में बात लिखी है। सुसाइड हो रहा है, दे आर डूइंग सम काइंड ऑफ, यहाँ पर रिपोर्टिंग हो रही है। तो जैसे एग्जांपल दें तो 2017 का, ये 2017 का 17 अप्रैल का एक न्यूज़ है जिसमें ये बोला गया है कि एक चेन्नई कॉप है जिनको अरेस्ट करा गया क्योंकि वो पिक्चर्स की मॉर्फिंग कर रहे थे और किसी बिजनेसमैन की डॉटर की पिक्चर की मॉर्फिंग कर रहे थे। ऐसी खबरें हैं, मैं ये नहीं कह रहा इस खबर को एग्जाम में लिख के आऊँ, मैं बस ये कह रहा हूँ कि ये चीज़ें आप पढ़ते हैं एग्जाम अखबार में, तो इस चीज़ को पढ़ते हैं तो इस टॉपिक इसलिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंस शो करता है। अगला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, दैट इज साइबर वॉरफेयर। तो हमने साइबर क्राइम समझ लिए हैं, टाइप समझ लिए हैं, मेथड समझ लिए हैं इजिली। वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन आपको एक एक डिटेल में एक एक पॉइंट को मैं समझाता चले जा रहा हूं। आपके डाउट्स यहां पर खत्म होने चाहिए और आपको एक टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, प्लस एग्जाम रेलेवेंस कितना ज्यादा है उस पर फोकस्ड होना चाहिए। तो अब देखिए अगला टॉपिक निकल के आ रहा है साइबर वॉरफेयर का। ठीक है, अब वॉरफेयर क्या है कि मतलब भाई एक नेशन दूसरे नेशन के साथ क्या कर रहा है, लड़ाई में है, बिल्कुल, है ना। तो साइबर वॉरफेयर की डेफिनेशन ही ये है कि इट इन्वॉल्व्स द यूनिट्स जहां पर ऑर्गेनाइज्ड होगा ये पर्टिकुलर अटैक और नेशन या स्टेट बाउंड्रीज के अक्रॉस होगा। ऑफेंसिव होगा, डिफेंसिव ऑपरेशंस होंगे, लेकिन कंप्यूटर सिस्टम्स को यहां पर यूज किया जाएगा अटैक करने के लिए, नेटवर्क्स और दूसरे कंप्यूटर्स को इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से, तब हम उसे बोलेंगे साइबर वॉरफेयर। इस तरीके की साइबर वॉरफेयर में एक नेशन नंबर 1 दूसरे नेशन पर कैसे अटैक्स कर रहा है। पहला अटैक वो कर रहा है स्पाई करने के लिए, मे बी टू स्पाई क्यों करेगा, क्योंकि उसे इंफॉर्मेशन सीख करनी होगी और इंफॉर्मेशन से उसको लेवरेज मिल जाएगी, एडवांटेज मिल जाएगा। दूसरा वो इकोनॉमिक फ्रॉड्स करने के लिए कर सकता है, या फिर किसी कंट्री की इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था को क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। देन बिजनेस लेवल पर कंट्रीज के बिजनेस को इंपैक्ट कर सकता है, या लोगों को, ऑन इट्स पीपल, ऑन इट्स कल्चर, वो अटैक हो सकता है। तो जब ये एक नेशन दूसरे नेशन पे करेगा तो इससे क्लियरली ये मैसेज जाता है कि ये साइबर वॉर है, ये साइबर क्राइम नहीं है, ये वॉर की कैटेगरी में जा रहा है। एंड
जो अब अगला वर्ल्ड वॉर होगा वो तो साइबर वॉर की फॉर्म में ही होना चाहिए या होगा, ऐसा अंदाजा हम लगा सकते हैं, क्योंकि घर में बैठे बैठे आप पूरी दूसरी कंट्री को हिला सकते हैं, या फिर इनफैक्ट हो सकता है आप किसी और ही कंट्री में बैठे हैं और किसी और कंट्री में बैठ करके किसी दूसरी कंट्री को आप क्या कर सकते हैं, उसको परेशान कर सकते हैं। तो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट हर्टिंग अनदर नेशन, इट्स सोवेनिटी, इट्स इंटीग्रिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहले साइबर वॉरफेयर अगेंस्ट एनी अदर स्टेट, तो इसमें एक एग्जाम्पल है ब्रॉन्ज सोल्जर नाम का एक पर्टिकुलर जो अटैक 2007 में एस्टोनिया के ऊपर होता है। बोला जाता है कि रशिया ने यह अटैक करवाया था। तो ब्रॉन्ज सोल्जर इसलिए क्योंकि एक मूर्ति है ब्रॉन्ज की, लिटरली एक ये है इस तरीके की मूर्ति, और इसके नाम पर ये नाम पड़ गया। ये अपने आप में क्या था, एक साइबर अटैक था। यहाँ देखिए क्लियरली लिखा हुआ है, शायद आपको नहीं दिखेगा, मैं लिख बता देता हूँ। पार्लियामेंट, मिनिस्ट्रीज, बैंक्स, यहाँ पर जो है ये जो पर्टिकुलर मीडिया, इनको क्या किया गया था, टारगेट किया गया था। तो रशिया की तरफ से अटैक था। दूसरा अटैक का नाम है स्टक्सनेट वॉर्म। सो स्टक्सनेट वॉर्म 2010 का इस तरीके का अटैक है। ये अटैक ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी या न्यूक्लियर प्रोग्राम एक्टिविटी पर करा गया था। ऐसा बोला जाता है कि यूएसए ने इजराइल के साथ मिलके ये अटैक करवाया था। अब ये क्या है, एलिगेशंस हैं, क्योंकि आपको पता है यूएसए और ईरान, इनके जो है रिलेशंस तो बिल्कुल भी कुछ नहीं है, और लड़ाई झगड़ा इनफैक्ट उल्टा है। यूएस का तो इनफैक्ट एलिगेशन है कि ईरान क्या कर रहा है, न्यूक्लियर पावर अपनी जनरेट करने की कोशिश कर रहा है, और वो जो यूरेनियम है, जो न्यूक्लियर एनर्जी है, वो उसको वो तो कहता है कि हम तो भाई इसको एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन यूएसए का एलिगेशन ये है कि नहीं, ये तो न्यूक्लियर वेपन बनाने की ये कोशिश है। ठीक है, तो ये स्टक्सनेट वॉर्म नाम का 2010 का ये साइबर अटैक। डीडीओएस अटैक अगेन यूक्रेन पे मानते हैं कराया गया 2014 में। जब रशिया ने क्रीमिया को अटैक किया, तब यूक्रेन को इस तरह से अटैक किया था, क्रीमिया को अपने अंदर लिया था। तब कहते हैं कि रशिया पर ये एलिगेशंस हैं कि उसने इस तरीके का अटैक यूक्रेन पे करवाया था। और एक एग्जांपल यहाँ पर जो है वो 2014 का एग्जांपल है, जहां नॉर्थ कोरिया गवर्नमेंट पर ये इल्ज़ाम था, नॉर्थ कोरिया पर यह अटैक इल्ज़ाम था, एलिगेशन थी, या ब्लेम किया गया था उनको कि उन्होंने साइबर अटैक कराया था सोनी पिक्चर्स पर। तो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया की आपको पता है, ये अपने आप में एक टसल रहती है। तो ये एग्जाम्पल्स हैं, ये बड़े एग्जाम्पल्स हैं, ये आप कोट करिए एग्जाम में। लेकिन रिसेंट ट्रेंड जो है, जो रिसेंट ट्रेंड में जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। एक एग्जाम्पल है कैम्ब्रिज एनालिटिक्स का, एनालिटिक्स स्कैंडल। स्टूडेंट्स, ये जो अभी रिसेंटली क्या हुआ 2016 इफ आई रिमेंबर करेक्टली, ये जो यूएसए में इलेक्शंस हुए, इन इलेक्शंस में ये माना जाता है कि ये कैम्ब्रिज एनालिटिक्स नाम की जो कंपनी है, उसने क्या काम किया है, यूएस के इलेक्शंस में कुछ जो है इंटरफेरेंस शो करी, और वो इस तरीके से करी कि दे हार्वेस्टेड द डाटा, they harvested the data of approximately 50 million people, 50 million users of Facebook, and they manipulated the electorate या elections outcomes in US। अब ये कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ इसकी डिटेल में नहीं जाना। अब जब यूजर्स की इन्फॉर्मेशन होगी तो उनकी लाइकिंग उनकी डिसलाइकिंग समझ में आ जाएगी। जब लाइकिंग डिसलाइकिंग आएगी तो उनको फिर उस हिसाब से ही मैसेजेस वीडियोस पोस्ट किए जाएंगे ताकि वो इन्फ्लुएंस किया जा सके और फिर वो इलेक्शंस में इस तरीके से वोटिंग करें। तो ये कैसे है हमें इसकी डिटेल में नहीं जाना, लेकिन कहा जाता है कि रशिया इसके पीछे था और रशिया ने यूएस के इलेक्शंस में ये इंटरफेरेंस शो किया। दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ साइबर, कहीं ना कहीं आप कहिए कि साइबर इंटरफेरेंस का, जहाँ पर साइबर वर्ल्ड को यूज करके आप पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कर रहे हो। तो दूसरा एक एग्जाम्पल लीजिए, ये एग्जाम्पल है रिगार्डिंग रशिया बैक्ड अटैक का। उस अटैक का नाम भी है स्टूडेंट्स, द नेम ऑफ द अटैक इज नोबेलियम। ये जो अटैक है इनफैक्ट एंड ऑफ 2020 में इस तरीके का अटैक हुआ। ये एक फिशिंग अटैक था
ऑन अप्रॉक्सीमेटली कम से कम नहीं तो 3,000 ईमेल अकाउंट्स पर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगेन रशिया का ये अटैक था और यूएस अगेन इसमें क्वेश्चन में आ जाता है, यूएस पे अटैक होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट मैं दे देता हूँ आपको। ये तीसरा है 2021 का ये एग्जाम्पल है जहाँ पर ये एलिगेशंस लगते हैं कि यूएस की ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारी जो यूएस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उस पर अटैक होता है बाय चाइनीज ग्रुप, और उसका नाम भी है हैफनियम। तो ये जो नाम है ना, कब कहाँ आपसे ये नाम पर क्वेश्चन बन जाए किससे रिलेटेड है, थोड़ा चौकन्ने रहना। ये 2021 का है, पुराना हो गया थोड़ा सा, लेकिन अब ये 2022 अभी 23 में आगे भी आने वाले करंट अफेयर्स में कोई ऐसा नाम पर्टिकुलर जो है करंट अफेयर्स में छा जाए और फिर उस नाम को पकड़ करके यूपीएससी बोले किससे रिलेटेड है, रिसेंटली सीन इन न्यूज़, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आपका वो क्वेश्चन पे गलत नहीं होना चाहिए, आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए साइबर क्राइम, साइबर अटैक, साइबर वॉर क्या है। तो ये अपने आप में कुछ 2-3 एग्जांपल्स हैं जो मैंने आपको यहाँ दे दिए। ये एक स्टेट का दूसरी स्टेट के सामने है, लेकिन क्या है कि जब ऐसा अटैक होता है तो जनरली एलिगेशंस ही लगते हैं, क्योंकि कोई भी कंट्री सामने आके तो बोलेगी नहीं मैंने अटैक करा है। एलिगेशंस होते हैं, एलिगेशंस प्रूफ नहीं हो पाते हैं, तो फिर इंटरनेशनल फोरम्स पर फिर सबको पता होता है कराया किसने है, लेकिन बस उसके प्रूफ नहीं होते तो वो लोग बच जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक बहुत सिंपल सा है कि साइबर वॉर और फिर ट्रेडिशनल वॉर में फिर क्या डिफरेंस है। ये चीज आपसे मेंस में किसी पेपर में पूछी जा सकती है। तो देखिए क्या है कि वो आपसे पूछेगा, तो इसमें 4 पॉइंट, चलो मैं ऐसे बता देता हूं, इसमें 4 पॉइंट हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। पहला पॉइंट आप लिखिए कि इंडिपेंडेंट थिएटर ऑफ वॉर। साइबर वॉरफेयर क्या है, एक इंडिपेंडेंट थिएटर ऑफ वॉर है, जैसे कि लड़ाई लैंड पर, वाटर पर, एयर पर, स्पेस पर। अब ये जो लड़ाई है ये अब 1, 2, 3, 4th, तो ये 5th थिएटर ऑफ वॉर बन गई है, एंड दैट इज साइबर वॉर। दैट मीन्स नेटवर्क एंड इंटरनेट मोड पर, ये कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के मोड पर ये जो है एक लड़ाई अब अपने आप में एक इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ वॉर है। हो जरूरी नहीं है लड़ाई अब लैंड पे हो, पानी पे हो, एयर पे हो, स्पेस पे हो, सीधे सीधे इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड में ये लड़ाई अब होगी। ठीक है, डिजिटल वर्ल्ड में। दूसरा इसमें जो पॉइंट है, इस तरीके से डिफरेंस है ट्रेडिशनल वॉर से, क्योंकि इसमें अनडिफाइंड स्पेस है, मतलब ये है बॉर्डर लेस, सीधी सीधी बात है। बाउंड्रीज का तो कोई मतलब ही नहीं, कहीं भी बैठा किसी भी जगह कोई भी अटैक किसी भी देश पर ऐसे कर सकता है, किसी भी तरीके के लोगों पे कर सकता है, किसी कम्युनिटी पे कर सकता है। वी आर नॉट श्योर ऑफ, एंड देयर इज नो सच बाउंड्री ऑफ दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ वॉर। तीसरा है इसमें डिफरेंस जो है वो है डिस्गाइज्ड अटैक। भाई आप सामने से जब लड़ोगे ट्रेडिशनल वॉर में, तो सामने से लड़ोगे तो पहचाने जाओगे, पकड़े जाओगे। भाई अगर 4 उग्रवादी भी इन्फिल्ट्रेशन कर रहे हैं दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में, तो वो कभी ना कभी किसी ना किसी फॉर्म में पकड़े जाएंगे, पिटाई होगी उनकी, पता चलेगा हाँ जी इस वजह से आए थे, इस रीजन से आए थे, इस मकसद से आए थे। लेकिन डिस्गाइज्ड अटैक का मतलब ये है कि भाई पता ही नहीं कौन करके चला गया, लगाते रहो अनुमान, एलिगेशंस लगाते रहो, प्रूफ करना भी तो जरूरी है, प्रूफ नहीं हो पाता, डिस्गाइज्ड है। क्योंकि जो अटैक करने वाला है ना वो बिल्कुल छुप के कर रहा है, अपने आईपी एड्रेस को बिल्कुल छुपा करके, अपने इंफॉर्मेशन का जो एक पर्टिकुलर जो आईडी है उसको, कंप्यूटर सिस्टम की जो आईडी है उसको भी छुपा करके। ठीक है, 4th पॉइंट जो डी पॉइंट, यूनिक पॉइंट डिफरेंस का है, वो है नो कॉन्टैक्ट वॉर। सामना तो हुआ ही नहीं, लड़ाई तो सामने से हुई ही नहीं, लेकिन दूसरी कंट्री पूरी तरीके से खत्म हो सकती है इसमें। कैसे? बिना टच करे हुए। तो उसकी पूरी इकोनॉमी को आप 1 सेकंड में नीचे गिरा सकते हो। अगर उसकी कंट्री की साइबर सिक्योरिटी अच्छी नहीं है तो उसकी पूरी इकोनॉमी को एक बारी में डाउन किया जा सकता है। और इसमें सबसे बड़ा जो रोल प्ले कर रहा है वो है नेटवर्क्स, 1G 2G 3G 4G 5G, अब तो 6G 7G की भी बातें हो रही है। तो ये चीज बताती है कि कितने स्पीडली, कितने फास्ट एनफ तरीके से नेटवर्क्स में जाकर के हैकिंग करी जा सकती है, और उसमें कितना ज्यादा डैमेज कॉज किया जा सकता है सेकेंड्स में अब तो।
ठीक है, तो ये 4 डिफरेंस तो आप मोटे मोटे बना करके आ जाओ ट्रेडिशनल और साइबर वॉर के बीच में। लास्ट में एक टर्म डिस्कस करेंगे, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, कि साइबर टेररिज्म क्या होता है, राइट। इसके बाद स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा स्नोडेन के बारे में। स्नोडेन रेविलेशंस क्या थे, स्नोडेन कौन है, स्नोडेन के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा एक ऐसा एक इंसिडेंस है जिसने बहुत से लोगों को, यहाँ पर पूरे वर्ल्ड को शॉक में ला दिया था। तो थोड़ी सी स्टोरी बताता हूं मैं आपको। एडवर्ड स्नोडेन इस पर्सन का नाम है। ये पर्सन कहाँ काम करते थे? ये पर्सन काम करते थे, बेसिकली एम्प्लॉय थे ये सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के, ओके, जिसे हम CIA बोलते हैं। तो CIA किसकी है? USA की है। इसके साथ साथ एंड फॉर्मर कॉन्ट्रैक्टर फॉर NSA, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी। अब इन्होंने क्या काम किया? 2013 में जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, उन डॉक्यूमेंट्स को क्या कर दिया इन्होंने? लीक कर दिया। कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं? यूएस गवर्नमेंट के बहुत सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, जिसमें उन्होंने ये बताया कि मैंने एथिकल रीजंस की वजह से इन डॉक्यूमेंट्स की इंफॉर्मेशन को पब्लिक में लीक कर दिया है, जहां पर ये बताना चाहते हैं इन डॉक्यूमेंट्स के थ्रू कि यूएसए और यूएसए की एजेंसीज यूरोप के साथ मिलकर के, और यूरोप की कुछ एजेंसीज मिलकर के स्पाइंग कर रही हैं एंड सर्विलेंस कर रही हैं ऑन वेरियस डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल, यहां पर लोगों के ऊपर। ठीक है, तो ये कौन कौन से लोग हैं, कौन से नहीं हैं? एमिनेंट लोग हैं, कुछ अलग अलग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, अलग अलग कंट्रीज के। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जहां पर जो यूएसए की गवर्नमेंट है, यूरोप की गवर्नमेंट है, एजेंसीज हैं कुछ, जो इस तरीके की स्पाइंग एक्टिविटीज कर रही हैं। अब ये इन्होंने तो बोला कि भाई एथिकल रीजन है, चलो ठीक है जो भी है, लेकिन ये चीज बड़ी खतरनाक थी जब पता चली। और जब ये बातें पता चली तो ये बहुत बड़ा शोर मच गया। इनफैक्ट स्नोडेन से जब डिस्कशन हुआ, वैसे आज इन्हें रशिया की सिटीजनशिप मिल गई है, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। इनको अब तो बना ही दिया इनको सिटीजन रशिया का, रशिया ने पूरा सपोर्ट किया इनको। लेकिन स्टूडेंट्स, ये जब रिविलेशंस होती हैं और इनसे डिस्कशन होता है, इनसे बातचीत की जाती है, तो ये क्लियरली पता है क्या बताते हैं? ये कहते हैं कि साइबर स्पेस अपने आप में एक नया थिएटर ऑफ वॉरफेयर बन चुका है 21वीं शताब्दी का। तो जो बात मैं आपको पीछे बता रहा था कि ये अपने आप में साइबर वॉर का रूप ले चुकी है चीज़, ये चीज़ स्नोडेन ने जब रिवील करी तो पूरे वर्ल्ड यहाँ पर शॉक में था, और इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट भी हुआ है कुछ चीज़ों पर। अब आई होप ये बात आपने नोट कर ली है। इसका इम्पैक्ट मैं आपको बताऊं, इसका इम्पैक्ट अगर मैं स्टूडेंट्स आपको बताऊं तो पहला इम्पैक्ट है कि अब ये समझ में आ गया है कि इंटरनेट गवर्नेंस का एरा शुरू हो गया है। अब जिस कंट्री के पास, जिस स्टेट के पास इंटरनेट पर अपनी कमांड है, उसका मतलब उसका यहां पर अब बोलबाला रहेगा, वो डोमिनेंस शो करेगा। दूसरा इंपैक्ट इसका ये है, गवर्नमेंट्स they are becoming more and more distrustful, सामने से कुछ, पीछे से कुछ, और इसका ये जो ट्रस्ट है सरकारों का एक दूसरे के ऊपर, नेशंस का एक दूसरे के ऊपर, ये खतरे में आ जाता है। तीसरा इसका जो इम्पैक्ट है, अगेन इसका इम्पैक्ट टेररिज्म पर भी है, क्योंकि अब टेररिस्ट ग्रुप्स ने भी ये समझ लिया है, ये मान लिया है कि नए नए तरीके के वॉरफेयर के अब तरीके ये ढूंढ चुके हैं। इसके अलावा जो ये डॉक्यूमेंट्स लीक हुए, इन डॉक्यूमेंट्स के लीक होने से ये जो टेररिस्ट ग्रुप्स थे, पर्टिकुलरली इसमें नाम आता है अल-कायदा का, कहते हैं कि इन्होंने अपना जो तरीका है काम करने का, दे हैव मेड चेंजेस इनटू इट, देयर मोड ऑफ कम्युनिकेशन, जिस तरीके से वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे। तो इसका ये इम्पैक्ट हम टेररिज्म पे भी देख सकते हैं। इनफैक्ट इसका फोर्थ इम्पैक्ट ये है कि इसकी वजह से अब एक्सेलरेशन हो चुका है वर्ल्ड में ऑफ साइबर आर्म्स रेस।
मतलब पूरा वर्ल्ड अब साइबर आर्म्स रेस में अब एक जुड़ चुका है, एक रेस में बढ़ चुका है कि कौन किससे ज़्यादा आगे है और कौन किससे ज़्यादा इंटेलिजेंट है स्पाइंग में और इन सब चीज़ों में। तो ये स्नोडन रेवलेशंस अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं बनना चाहिए, लेकिन ये कि अपने आप में एग्जाम्पल बनेगा, और अगर आपको इसको प्रूव करना है कि ये अपने आप में थिएटर ऑफ वॉरफेयर क्यों है अगला इंडिपेंडेंट, तो ये चीज़ आपको स्नोडन क्लियरली बताते हैं यहाँ पर, और अपना कंक्लूजन में भी इनफैक्ट लास्ट में आप ये लाइन लिख सकते हैं। लास्ट में साइबर टेररिज्म क्या होता है इसको डिस्कस कर लेते हैं, और एक लाइन में मैं इसकी डेफिनेशन दे देता हूं आपको, ताकि एग्जाम में आप इसका इंट्रोडक्शन लिख सकें। इट इज बेसिकली द कन्वर्जेंस ऑफ साइबर स्पेस एंड टेररिज्म, फर्स्ट ऑफ ऑल। और इसकी डेफिनेशन में आप लिख करके आइए, इट रेफर्स टू unlawful attacks and threats of attacks against computers, networks, डिवाइसेस भी आएंगी, देखिए इसमें नेटवर्क्स भी आएगा, इनफैक्ट इंफॉर्मेशन भी आएगी। when done कब होगा? टू इंटीमिडेट, जब इसमें इंटीमिडेट डराने की कोशिश होगी और कोर्स एक्शन लेने की कोशिश होगी अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, और इट्स पीपल, अपने खुद के ही लोगों के ऊपर, फॉर एनी काइंड ऑफ पॉलिटिकल और सोशल, इनफैक्ट वर्ड आएगा यहां पर सोशल ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के। तो एक तरीके से आप देखिए इस डेफिनेशन में क्लियरली लिखा है कि अनलॉफुल अटैक्स हो रहे हैं या थ्रेट मिल रहे हैं अटैक के कि कर देंगे इस तरीके का अटैक, जब किसी कंप्यूटर पर, नेटवर्क्स पर इंफॉर्मेशन लेने के पर्पज से ऐसे अटैक होते हैं, डराने की कोशिश हो रही है, गवर्नमेंट को भी डराने की कोशिश हो रही है, उसको अटैक करने की कोशिश हो रही है, और उन यहाँ तक के लोगों को भी, जब किसी तरीके का पॉलिटिकल या सोशल बेनिफिट वो रीप करना चाहें, तब उसे हम बोलेंगे साइबर टेररिज्म। तो एक नया फॉर्म ऑफ टेररिज्म है, रेडिकलाइजेशन करना, लोगों को उनको इंटिमिडेट करना, ये सारी चीज़ें, इन्फ्लुएंस करना, रिक्रूटमेंट्स करना, ये सारी चीज़ें हमने पीछे भी डिस्कस करी हैं, और रोल ऑफ सोशल मीडिया जब हम पढ़ेंगे तब भी हम रेडिकलाइजेशन टॉपिक को समझेंगे।